सूरज की पहली किरण जैसे ही नदी के शांत पानी पर पड़ी, पूरा घाट सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। गांव की औरतें रोज की तरह कपड़े धोने में जुट गईं। उन्हीं के बीच एक लड़की थी, गौरी। गौरी पूरे गांव में अपनी सुंदरता, सादगी और मेहनत के लिए जानी जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे की मासूम मुस्कान देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन गौरी को अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं था। वह अपने बूढ़े माता पिता का सहारा थी और दिन रात मेहनत करके उनका पालन पोषण करती थी। उसी समय पास के राज्य का राजकुमार वीरेंद्र अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला था। जंगल से गुजरते गुजरते वह नदी किनारे पहुंच गया। तभी उसकी नजर कपड़े धो रही गौरी पर पड़ी। राजकुमार कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया। उसने पहली बार किसी लड़की में इतनी सादगी और मासूमियत देखी थी। गौरी अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसे यह भी पता नहीं चला कि कोई उसे देख रहा है। राजकुमार ने अपने सैनिकों से कहा, इतनी सुंदर और सरल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सैनिकों ने बताया, महाराज, यह पास के गांव की धोबिन है। बहुत गरीब परिवार से है, लेकिन पूरे गांव में इसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। राजकुमार का दिल पहली ही नजर में गौरी पर आ गया। कुछ देर बाद गौरी ने सिर उठाकर देखा तो सामने शाही कपड़ों में एक युवक सफेद घोड़े पर बैठा था। वह घबरा गई और चुपचाप अपना काम समेटने लगी। राजकुमार घोड़े से उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? गौरी ने झिझकते हुए जवाब दिया, मेरा नाम गौरी है राजकुमार। राजकुमार ने कहा, तुम्हारी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया है। यह सुनकर गौरी हैरान रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक राजकुमार उससे इस तरह बात करेगा। लेकिन तभी दूर से गांव के कुछ लोग यह सब देखने लगे। देखते ही देखते पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि राजकुमार एक धोबिन से बात कर रहा है। जब यह खबर महल पहुंची तो राजा और महामंत्री दोनों चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि अगर राजकुमार ने एक साधारण धोबिन से विवाह करने की जिद कर दी तो पूरे राज्य में हंगामा मच जाएगा। उधर गौरी के माता पिता भी घबरा गए। उन्होंने गौरी से कहा, बेटी, राजमहल वालों से दूर रहना। बड़े लोगों की दुनिया हम जैसे गरीबों के लिए नहीं होती। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। अगले ही दिन राजकुमार ने फिर से नदी किनारे आने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राजकुमार वीरेंद्र फिर उसी नदी किनारे पहुंच गया। उसका मन पूरी रात बेचैन रहा था। उसे सिर्फ एक ही चेहरा याद आ रहा था, गौरी का। उधर गौरी भी रोज की तरह कपड़ों की गठरी लेकर घाट पर पहुंची। जैसे ही उसने सामने राजकुमार को देखा, वह चौंक गई। राजकुमार मुस्कुराकर बोला, गौरी, मैं तुम्हें देखने के लिए फिर आया हूं। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमार, राजघराने से हैं और मैं एक साधारण धोबिन। हमारे बीच बहुत बड़ा फर्क है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। राजकुमार ने गंभीर होकर कहा, दिल इंसान की अच्छाई देखता है, ऊंच नीच नहीं। यह बात पास में खड़े कुछ गांव वालों ने भी सुन ली। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई कि राजकुमार रोज रोज धोबिन से मिलने आ रहा है। यह बात महल पहुंची तो राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत महामंत्री को बुलाकर कहा, राजकुमार को समझाओ, राज्य की मर्यादा सबसे ऊपर है। महामंत्री ने राजकुमार को समझाने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र अपने निर्णय पर अडिग रहा। उधर कुछ लालची दरबारी इस रिश्ते से जलने लगे। उन्हें लगा कि अगर गौरी महल में आ गई तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा। उन्होंने एक चाल चली। एक रात महल का एक बेहद कीमती हीरों का हार गायब कर दिया गया और चोरी का इल्जाम गौरी के परिवार पर लगा दिया गया। सुबह सुबह सैनिक गौरी के घर पहुंच गए। राजा का आदेश है कि पूरे घर की तलाशी ली जाएगी। गौरी और उसके माता पिता घबरा गए। उन्होंने रोते हुए कहा, हमने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन सैनिकों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें महल ले जाया गया। जब यह खबर राजकुमार वीरेंद्र तक पहुंची, उसी का स्याम बसा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पूरा विश्वास था कि गौरी निर्दोष है। उसने राजा से कहा, पिताजी, मुझे गौरी पर पूरा भरोसा है। कोई साजिश रची गई है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो अदालत में पेश करो, वरना कानून अपना काम करेगा। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरा गांव तमाशा देख रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक गरीब धोबिन पर अचानक चोरी का इल्जाम कैसे लग गया। उसी समय भीड़ के पीछे खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लगता था कि वह इस चोरी का कोई बड़ा राज जानता है। महल का दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। एक तरफ राजकुमार वीरेंद्र खड़ा था
तो दूसरी तरफ गौरी और उसके बूढ़े माता पिता सिर झुकाए खड़े थे। पूरे राज्य की नजर उसी फैसले पर टिकी थी। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, यदि आज कोई सबूत नहीं मिला तो कानून के अनुसार दोषियों को दंड दिया जाएगा। गौरी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, हमने कभी किसी का एक सिक्का तक नहीं लिया। हम गरीब हैं, लेकिन बेईमान नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ के पीछे खड़ा वही बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। राजा ने इशारा किया। जो सच जानते हो, निडर होकर कहो। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, मैं महल का पुराना माली हूं। कल रात मैंने महल के पीछे वाले रास्ते पर दो दरबारियों को एक संदूक छिपाते देखा था। मुझे डर था, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन एक निर्दोष लड़की को सजा मिलती नहीं देख सकता। पूरे दरबार में हलचल मच गई। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जिस जगह का यह व्यक्ति बता रहा है, वहां तुरंत जाओ। कुछ ही देर बाद सैनिक लौटे। उनके हाथ में वही संदूक था। जब उसे खोला गया तो अंदर महल का वहां वही कीमती हीरों का हार रखा था। सारे दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा ने क्रोध में पूछा, यह सब किसने किया? पहले तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब सैनिकों ने कड़ी पूछताछ की तो एक दरबारी डर के मारे घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच बताओ, दरबारी रोते हुए बोला। हमें लगा कि यदि राजकुमार ने गौरी से विवाह कर लिया तो हमारा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमने हार छिपाकर चोरी का झूठा आरोप गौरी के परिवार पर लगा दिया। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा की आंखों में क्रोध के साथ साथ पछतावा भी था। उन्होंने गौरी और उसके माता पिता की ओर देखा। बेटी, हमने बिना पूरी जांच के तुम पर शक किया। हमें क्षमा कर दो। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, न्याय मिल गया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। राजकुमार वीरेंद्र के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसने सबके सामने कहा, आज यह साबित हो गया कि सच्चाई को देर तक छिपाया नहीं जा सकता। गौरी ने अपनी ईमानदारी से पूरे राज्य का सिर ऊंचा कर दिया है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी समय महल के मुख्य द्वार पर एक घुड़सवार तेजी से पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे थे और वह हम हाँफ रहा था। उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य की सेना हमारी सीमा की ओर बढ़ रही है। उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यह सुनते ही दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। राजा तुरंत युद्ध की तैयारी में जुट गए। राजकुमार वीरेंद्र को सेना का नेतृत्व सौंप दिया गया। जाने से पहले उसने गौरी की ओर देखा और कहा, मैं वादा करता हूं, जीत कर लौटूंगा। लेकिन अगर किस्मत ने साथ न दिया तो तुम हमेशा अपनी सच्चाई और हिम्मत को जिंदा रखना। गौरी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, आप जीत कर ही लौटेंगे। मेरा विश्वास आपके साथ है। अगली सुबह पूरा राज्य युद्ध की तैयारी में लग गया। ढोल नगाड़े बजने लगे। सैनिक कवच पहनने लगे। राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार होकर सेना के साथ महल से निकल पड़ा। गौरी दूर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसे नहीं पता था कि यह विदाई कुछ दिनों की है या हमेशा के लिए। उधर जंगल के रास्ते में दुश्मनों ने पहले से ही एक खतरनाक जाल बिछा रखा था। उन्हें राजकुमार की हर चाल की खबर मिल रही थी। आखिर महल के अंदर कौन था जो दुश्मनों को गुप्त जानकारी पहुंचा रहा था? सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि पूरे राज्य में युद्ध के नगाड़े गूंजने लगे। सैनिक तलवारें, ढाल और भाले लेकर महल के मुख्य द्वार पर इकट्ठा हो चुके थे। राजकुमार वीरेंद्र सफेद घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। महल की ऊंची दीवारों पर खड़ी गौरी उन्हें दूर तक जाते हुए देख रही थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हे भगवान, मेरे राजकुमार की रक्षा करना। उधर जंगल के रास्ते में पड़ोसी राज्य की सेना पहले से घात लगाए बैठी थी। जैसे ही राजकुमार की सेना घाटी में पहुंची, चारों ओर से तीरों की बारिश होने लगी। सावधान, वीरेंद्र ने जोर से पुकारा। सैनिक तुरंत ढाल उठाकर खड़े हो गए। कुछ ही क्षणों में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की टकराहट और घोड़ों की टापें और रणभेरी की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। वीरेंद्र बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। उन्होंने कई दुश्मन सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि दुश्मन उनकी हर चाल पहले से जानता है। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति से कहा, यह संयोग नहीं हो सकता। महल से कोई हमारी योजनाएं दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। सेनापति ने सिर झुका दिया। मुझे भी यही शक है राजकुमार। उधर महल में गौरी चैन से नहीं बैठ पा रही थी।
उसने तय किया कि वह सिर्फ इंतजार नहीं करेगी, आज से कटेगी, बल्कि सच्चाई का पता लगाएगी। रात के समय वह चुपचाप महल के पीछे वाले बगीचे में पहुंची। वहीं उसने देखा कि एक नकाबपोश व्यक्ति एक कबूतर के पैर में चिट्ठी बांध रहा है। गौरी पेड़ के पीछे छिप गई। जैसे ही वह व्यक्ति जाने लगा, उसके हाथ से एक सोने की अंगूठी गिर गई। गौरी ने चुपके से वह अंगूठी उठा ली। उस पर महल का विशेष राज चिन्ह बना हुआ था। अब उसे यकीन हो गया कि गद्दार महल के अंदर का ही कोई बड़ा आदमी है। अगली सुबह गौरी वह अंगूठी लेकर सीधे राजा के पास पहुंची। राजा ने अंगूठी देखते ही कहा, यह तो हमारे महामंत्री की राजमुद्रा है, लेकिन यह उनके पास से यहां कैसे पहुंची? महामंत्री को तुरंत दरबार में बुलाया गया। महामंत्री ने अंगूठी देखते ही घबराहट छिपाने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ दरबार में आया। महाराज, सीमा से संदेश आया है। राजकुमार वीरेंद्र युद्ध में घायल हो गए हैं, लेकिन अभी जीवित हैं। यह सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राजा ने तुरंत वैद्य और अतिरिक्त सेना को युद्ध भूमि की ओर रवाना किया, लेकिन गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मुझे भी युद्ध भूमि पर जाने की अनुमति दीजिए। मैं उन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आज तुमने इस राज्य के लिए जो साहस दिखाया है, उसके बाद मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। जाओ और हमारे बेटे को सुरक्षित वापस लेकर आओ। गौरी घोड़े पर सवार हुई और सैनिकों के साथ युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि आगे उसका सामना सिर्फ दुश्मन सेना से ही नहीं, विश्वास है उससी ही, बल्कि उस गद्दार से भी होने वाला है जिसने पूरे राज्य को बर्बाद करने की साजिश रची थी। रात का अंधेरा पूरे जंगल पर छा चुका था। आसमान में बादल गरज रहे थे और तेज हवा चल रही थी। गौरी कुछ सैनिकों के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ रही थी। उसके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरे राजकुमार को सुरक्षित रखना। घंटों का सफर तय करने के बाद वे युद्ध शिविर पहुंचे। वहां घायल सैनिकों की कराह सुनाई दे रही थी। हर तरफ वैद्य इलाज में लगे थे। गौरी की नजर बेचैनी से राजकुमार को ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा कि एक तंबू के भीतर वीरेंद्र घायल अवस्था में लेटे हैं। उनके कंधे पर गहरा घाव था, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। राजकुमार, वीरेंद्र ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने गौरी को देखकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम यहां? गौरी ने कांपती आवाज में कहा। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती थी? राजकुमार ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे आने से मुझे नई ताकत मिल गई है। उसी समय एक घायल सैनिक दौड़ता हुआ तंबू में आया। महाराज, गद्दार यहीं कहीं छिपा हुआ है। वह आज रात दुश्मन सेना को गुप्त रास्ते से किले में घुसाने वाला है। यह सुनते ही वीरेंद्र उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन घाव के कारण गिर पड़े। गौरी बोली, अब यह जिम्मेदारी मेरी है। वह कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। चांदनी रात में दूर एक पुराना खंडहर दिखाई दे रहा था। वहीं से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। गौरी और सैनिक चुपचाप पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि महामंत्री एक नकाबपोश दुश्मन सेनापति को राज्य का नक्शा दिखा रहे थे। महामंत्री बोला, आज रात पीछे वाले गुप्त दरवाजे से हमला कर देना। सुबह तक पूरा राज्य तुम्हारा होगा। इतना सुनते ही गौरी बाहर आ गई। रुक जाइए, आपकी साजिश अब खत्म हो चुकी है। महामंत्री चौंक गया। एक धोबिन हमारी योजना बिगाड़ेगी? उसने तलवार निकाल ली। गौरी के पास हथियार नहीं था, लेकिन उसने पास पड़ी जलती हुई मशाल उठा ली। उसने पूरी हिम्मत से महामंत्री का सामना किया। तभी सैनिक भी पहुंच गए। जवान आहार, और चारों ओर से उन्हें घेर लिया। महामंत्री भागने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। दुश्मन सेनापति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। ए बस आ रही आया, लेकिन उसकी पूरी योजना विफल हो चुकी थी। अगली सुबह महामंत्री को राजा के सामने पेश किया गया। उसने सिर झुकाकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने क्रोधित होकर कहा, जिसने अपने ही राज्य से विश्वासघात किया, उसे कभी क्षमा नहीं मिल सकती। महामंत्री को पद से हटाकर कारागार भेज दिया गया। पूरे राज्य में गौरी की बहादुरी की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, जिसे लोग सिर्फ एक गरीब धोबिन समझते थे, उसी ने पूरे राज्य को बचा लिया। कुछ दिनों बाद राजकुमार भी पूरी तरह स्वस्थ होने लगे। एक दिन राजमहल के विशाल बगीचे में राजा ने पूरे राज्य के सामने घोषणा की, आज से गौरी केवल एक धोबिन नहीं, बल्कि इस राज्य की वीर बेटी कहलाएगी। इतना सुनते ही पूरा महल तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी महल के मुख्य द्वार पर एक साधु पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा,
महाराज, आपके राज्य पर अभी सबसे बड़ा संकट आना बाकी है। असली दुश्मन अभय अभी जीवित है और वह बदला लेने जरूर लौटेगा। यह सुनते ही सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। महल में साधु की भविष्यवाणी सुनकर हर कोई चिंतित था। राजा ने पूरे राज्य की सुरक्षा बढ़ा दी। चारों दिशाओं में सैनिक तैनात कर दिए गए। लेकिन राजकुमार वीरेंद्र और गौरी के मन में एक ही सवाल था, आखिर असली दुश्मन कौन है? कुछ दिन बीत गए। सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। तभी एक रात महल के बाहर एक घायल सैनिक घोड़े पर सवार होकर पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। महाराज, बचाइए! पहाड़ों के उस पार एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी हो रही है। उनका सेनापति वही है जो पिछली बार भाग निकला था। इस बार वह अकेला नहीं, 3 राज्यों की संयुक्त सेना लेकर आ रहा है। यह सुनकर पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजा ने तुरंत युद्ध परिषद बुलाई। राजकुमार वीरेंद्र बोले, पिताजी, इस बार हम केवल तलवार से नहीं, बुद्धि से भी लड़ेंगे। उसी समय गौरी आगे आई और बोली, महाराज, मुझे एक योजना सूझी है। दुश्मन को लगता है कि हम उससे डर गए हैं। क्यों न हम उसे झूठी सूचना देकर जाल